लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे वो लोग पड़ते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है, इसमें आप इंसान सबसे ज़्यादा धक्के खाता है और सबसे ज़्यादा सीखता भी है। जैसे सूरज ढलता है वैसे हमारे अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता है। आज हम डेटा वर्ल्ड में रह रहे हैं। एक कीवर्ड डालो, एक आप प्रॉम्प्ट डालो, आपको हज़ारों पेजेस आ जाते हैं, इतने वीडियोस आ जाते हैं। लेकिन मोर कंटेंट नेसेसरीली डजंट मीन गुड कंटेंट। मन की शांति आपको भूत और भविष्य से आ ही नहीं सकती। मन की शांति छिपी है कहाँ? प्रेजेंट में, वर्तमान में। लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू स्टे डिसिप्लिन्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट इट्स बेसिकली क्रिएशन। इफ यू कैन क्रिएट समथिंग स्मॉल, यू कैन क्रिएट समथिंग बिग। नार्सिज्म क्या होता है, कैसे पहचाने कि भाई ये बंदा है, बंदी नार्सिसिस्ट है? नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं। कैमिलियन होता है ना, जैसे रंग बदलता है वैसे नार्सिसिस्ट भी रंग बदलते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग माइंडसेट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो वन ऑफ द बेस्ट वेज expanding your experiences. If you really respect yourself and if you are really serious about your life, then ना बोलना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। हमारे घरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, हाँ। कई बच्चे लगे हुए हैं 4-5 साल से, 6 साल से। क्या वहाँ क्या कमी हो रही है फिर? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डीप रूटेड एक सेल्फ बिलीफ की कमी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं आलोक टोंगसा, एक ऐसे माइंडसेट कोच जो सिर्फ बोलते नहीं, दिल से सुनते भी हैं। मुझे पर्सनली उनका कंटेंट काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है। क्लैरिटी, कामनेस और कॉन्शियसनेस के बीच जो एक बैलेंस वो मेंटेन करते हैं, वो ट्रूली नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए सुनते हैं आज उनकी कहानी और जानते हैं हम एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन सर। और मैं ना बहुत ज़्यादा हैवी बिलीवर हूँ यूनिवर्स, कॉस्मोस के, इन सब चीज़ों के लिए। मुझे लगता है कि अभी हमने आपसे कितना दिन, 10 दिन पहले या 1 महीने पहले आसपास क्या DM किया था और आपने रिवर्ट किया और आप देखो, आप बॉम्बे से आप यहाँ पे आ गए। थैंक यू सो मच सर। और कैसे हैं आप? आई एम गुड। मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू वेरी मच सार्थक फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे ऐसा लगता है सार्थक कि जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल कॉन्वर्जेशंस होती हैं उतना अच्छा कंटेंट बाहर निकल के आता है। और आज लोगों को ऑर्गेनिक कंटेंट की ज़रूरत है। और हम जब कंटेंट की बात करें तो ऐसा कंटेंट जो प्रैक्टिकल हो, एप्लीकेबल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो और कंज्यूमेबल हो, है ना। सो क्योंकि आज हम डेटा वर्ल्ड में रह रहे हैं। एक कीवर्ड डालो, एक आप प्रॉम्प्ट डालो, आपको हज़ारों पेजेस आ जाते हैं, इतने वीडियोस आ जाते हैं। लेकिन मोर कंटेंट नेसेसरीली डजंट मीन गुड कंटेंट, है कि नहीं। सो क्यूरेटेड कंटेंट इज़ द कीवर्ड। और आप जैसे क्रिएटर्स जो हैं, जो अपना पॉडकास्ट जिन्होंने शुरू किया है, आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। जो भी वैल्यू मैं ऐड कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आजकल वही वाला टाइम आया ना, क्विक कॉमर्स वाला, कि हर एक इंसान को ना तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। कोई भी लाइफ का इशू हो, मुझे नहीं पता, मेरे को भी 10 मिनट 5 मिनट में बताओ। ये जैसे जैसे कमोडिटी बिजनेस हमारा, मेरे को लगता है कि वो मेंटल इंस्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो शुरुआत करते हैं सर, थोड़ी बातें करते हैं मेंटल हेल्थ पे, थोड़ी बातें करते हैं लाइफ पे। मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि ये जर्नी आपकी शुरू कहाँ से हुई? कब आपको ऐसा लगा कि भाई ठीक है यार, मेरे को लोगों की मदद करनी चाहिए, मदद करने से पहले उनको सुनना चाहिए कि भाई वो कैसे, क्या एक फील्ड में है और कैसे उनकी लाइफ बेटर कर सके। ये कोचिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? सार्थक, मैं सच्ची बताऊँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं कोच बनूंगा, ठीक है। एज अ पर्सन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन इंट्रोवर्ट। सो आपको तो पता है इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं। उनको 2 ऑप्शन दो, जाओ पार्टी करो, लोगों के साथ मिलो जुलो, सोशलाइज करो, या अपने आप अपने साथ बैठो। तो वो हमेशा अपने साथ बैठना, आइसोलेशन प्रेफर करते हैं, चूज़ करते हैं। सो आई हैड अ वेरी कन्वेंशनल माइंडसेट। ऐसा कोई देयर इज नथिंग स्पेशल। जैसे आज के जो बच्चे होते हैं, जैसे आप भी रहे होंगे, लाइक देयर वाज नो सच बिग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। सो डैडी का बिजनेस है जी। तो तभी आपको तो पता है इंडियन हाउस होल्ड्स में कैसा होता है कि भाई तुम्हें ही अभी आगे उसको बढ़ाना है। जी। सो वो जो एक
चीज़ थी पीछे कि हाँ यही करना है. सो इसीलिए मैंने आई वेंट इनटू बिजनेस मैनेजमेंट. सो मैंने एज ग्रेजुएशन मैंने बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ किया, BMS. उसमें मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन ली. उसके बाद मैंने MBA किया. सो उसमें मैंने वापस मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ली. और उसके बाद तभी बैक इन दोज डेज द ओनली ऑप्शन विच वॉज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ जॉब वॉज लाइक सेल्स. आप सेल्स में जाओ, बिजनेस डेवलपमेंट में जाओ, यही एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है. सो सेल्स चालू हो गई. और आपको तो पता है सार्थक, सेल्स मतलब क्या? सेल्स मतलब प्रेशर. देयर आर नंबर गेम, टारगेट्स अचीव करने हैं, बॉसेस के साथ डील करना है. यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, बताना है कि आज क्या किया, कितने का बिजनेस लाए, यू नो. और अगर नहीं ला रहे हो, अगर सेल्स क्लोज नहीं कर रहे हो तो बॉस का प्रेशर सुनना पड़ता है. और मैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में था. सो आपको पता है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री बहुत रॉ है. जी. सो गाली गलोच तो ऐसे ही होती है. सो हमारा दिन गालियों से शुरू होता था और रात को भी यही डर होता था कि अभी गाली खानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आज इतना कुछ हुआ नहीं है. सो इतना प्रेशर था. आई एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ प्रेशर. कभी कभी ऐसा लगता था दिस इज़ नॉट फॉर मी. कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं जाना है. और हम हमेशा देखते थे अभी सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है, तो मंडे को भी आप ये सोचते हो बस 5 दिन के बाद वीकेंड तो आना ही है. सो इट वॉज मोर लाइक अ टॉर्चर. कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है. लेकिन माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने हमेशा मुझे हेल्प किया है. क्योंकि सार्थक, जो एक कहते हैं ना कि घर का माहौल जैसा होता है, बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको पिकअप कर लेते हैं. सो बचपन से मैंने मेरे फादर को इस फील्ड में देखा है, मेडिटेट करते हुए, नाम जप करते हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर मम्मी के भी गुरु थे तो मैंने उनको भी देखा. तो एक वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था. तो उस हिसाब से हमने भी शुरू कर दिया कि चलो मेडिटेशन करो. तभी पता नहीं चलता था. एज अ चाइल्ड आपको क्या पता है कि मेडिटेशन क्या है. सो इट वाज जस्ट अ रूटीन, लाइक करना है तो करना है. तो वो डर के मारे करते थे, है ना. जैसे ब्रश करते हैं, जैसे मेडिटेशन करना है. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक चीज़ करते रहते हो ना, सो इट बिकम्स अ हैबिट. सो वो भी एक हैबिट बन गई. फिर भी पता नहीं था कि ये हेल्प कर रहा है कि नहीं. पता कब चला? जब भी मैं जॉब में था, तभी पता चला कि हाँ यार, दिस इज़ हेल्पिंग, यू नो. इट इज़ लाइक होम कमिंग. पूरे दिन ये जो जिसको हम जद्दोजहद कहते हैं ना, उसके बाद व्हेन यू मेडिटेट, आँख बंद करते हो, व्हेन यू डू योर प्रैक्टिस, ब्रेथ अवेयरनेस हो गई, बॉडी अवेयरनेस हो गई, मेंटल प्रैक्टिसेस हो गई. सो एक राहत मिलती है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है. और उसके बाद मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है. देन यू आर एबल टू मेक डिसीजंस बेटर, यू आर एबल टू काम योर सेल्फ ऑन डिमांड. ये सब तो तभी ऐसा लगा सार्थक कि अगर ये मुझे हेल्प कर रही है चीज़ें, तो ये तो मेरे कॉलीग्स को भी हेल्प करेगी. सो वहाँ से ऑर्गेनिकली शुरुआत हुई कि चलो हेल्प कर दिया, बता दिया कि ये कर ले यार, हेल्प हो जाएगा, वो कर ले. और उसके बाद जब भी आपको ये पता चलता है कि हाँ सच में हेल्प हुई, सो दैट इज़ रीअश्योरेंस दैट दिस इज़ वर्किंग, है ना. सो ऐसे ऑर्गेनिकली चीज़ें शुरू हुई. उसके बाद एक सेशन मैंने किया था फैमिली फ्रेंड के थ्रू. फिर दूसरा सेशन हुआ. तो वैसे वैसे कर करके अभी इट हैज़ बीन अ डेकेड नाउ. सो 11 साल हो चुके हैं. एक 11 साल पहले आपने कहीं एक पौधा लगाया और आज वो आपको फल दे रहा है. सिंपल एज दैट. मैं तो बोलूँगा सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को फल दे रहा है. तो मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पेड़ को पानी डालते रहूँ रोज़, ताकि फल आते रहे. जी. तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि वो हमारा इंडियन हाउस होल्ड्स ऐसे ही काम करता है कि फादर का बिजनेस बेटे संभालेगा. तो वो अप्रोच क्या रही होगी आपके और आपके फादर के बीच में कि भाई आपने पूछा कि उनसे शेयर किया होगा कि मैं अब ये बिज़नेस या मैं अपना छोड़ना चाहता हूँ और मुझे इसमें फुलफिलमेंट मिल रही है और मैं इसको आगे कैरी करूँगा. तो वो कॉन्वर्सेशन कैसी रही होगी आपके फादर के साथ? ऑनेस्टली सार्थक, ये कॉन्वर्सेशन जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है. इसमें बहुत मैटर करता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो कितने ओपन माइंडेड है जी, वो आपको कितना समझते हैं और वो आपको सीरियसली सक्सेसफुल देखना चाहते हैं कि नहीं. उनमें उनकी इनसिक्योरिटी तो नहीं है. सो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर. अभी आई एम लकी, मेरे केस में आई एम रियली लकी दैट माय फादर
of course wanted me to come and handle it, but at the same time he was also open कि whatever you feel is good you should pursue it. वाओ So मुझे कभी वो प्रेशर नहीं मिला जी कि यही करना है, यही आना है और कुछ नहीं. इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जाओ एंड यू एक्सपीरियंस लाइफ. मेरे पास ये भी एक ऑप्शन था कि जी पढ़ाई के बाद सीधा आके आप बैठ जाओ गद्दे पे, है ना, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ सीखता नहीं, वहाँ पे मुझे कुछ सीख नहीं मिलती. लेकिन जब भी आप अपने चप्पल घिसते हो ना, जब भी आप 10 जगह घूमते हो सुबह से लेके रात तक, जी जब भी आपको रिजेक्शन भी फेस करना होता है, जब भी दूसरों से गालियाँ भी खानी पड़ती है, जी उसके बाद यू लर्न अ लॉट. और बहुत सही बात बोली आपने, बताया जैसे सेल्स की बात की. हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है, इसमें आप इंसान सबसे ज़्यादा धक्के खाता है और सबसे ज़्यादा सीखता भी है. यस जब किसी के फेस पे दरवाज़ा बंद होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके कहीं और का दरवाज़ा खुलता है. वेरी ट्रू. बहुत अच्छी चीज़ कही आपने. वो दिखने में शायद लगेगा कि यार मेरे को रिजेक्शन मिल गया, लेकिन वो रिजेक्शन कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन भी होता है टुवर्ड्स योर सेल्फ कि भाई अब मैं आगे इस पे क्या कर सकता हूँ. रेस्ट इंडिविजुअली डिपेंड करता है वो कैसे उसको लेता है. तो ये मेरा मानना है कि भाई सेल्स कोई आदमी घुसता है तो फिर वो कुछ बन के निकलता है. वेरी ट्रू. सी द थिंग इज आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो डेवलप करता है, क्योंकि सेल्स में आगे एक तो शोइंग अप, यू हैव टू शो अप. यू कैन नॉट से मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे देन देयर आर रिपरकशंस. करना ही है. सो एक तो शोइंग अप जी. नंबर 2 इज कम्युनिकेशन, जी कि आपको वो कोई भी इंसान है यू हैव टू कम्युनिकेट. नंबर 3 इज कॉन्फिडेंस, आप किस हिसाब से बात कर रहे हो. नंबर 4 इज रिसर्च, मतलब कम्युनिकेशन आ गया, रिसर्च आ गया, शोइंग अप आ गया, डिसिप्लिन आ गया, सब कुछ आ गया. और उसके बाद स्ट्रैटेजी बिल्डिंग आ गया, उसमें नंबर गेम आ गई. फिर अगर आप कुछ प्रॉमिस करते हो देन यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, तो इंटेग्रिटी आ गई. सो पीपल स्किल आ गया. मतलब इट्स लाइक एवरीथिंग इन वन. बेसिकली देसी एमबी होगा एक तरीके का. हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है. यस और वही वाली बात है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली सीखने की. यस. तो अभी जैसे आपने मेडिटेशन की बात करी, उसने आपको एक नया एक आलोक बना के दिया. तो इसमें आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि अगर हम कोई इंसान अगर यूट्यूब पे जा रहा है, कहीं भी सर्च कर रहा है गूगल पे कि हाउ टू मेडिटेट, लाखों वीडियोस आ जाएंगी और इतना सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या कैसे करें. आज अगर किसी को आपको सिंपल स्टेप्स में बताना हो, किसी को गाइड करना हो कि मेडिटेशन यहाँ से और ऐसे स्टार्ट की जा सकती है, क्या कैसे बताओगे आप? सार्थक, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन इकोनॉमी. जी. सो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है आज, है ना. पहले एक टाइम था जब भी कुछ ही लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, डिटेल्स होती थी, स्ट्रैटेजीज होती थी, जी. और लोगों को लाइन में लगना पड़ता था. किसी के नसीब में होता था, किसी में नहीं. एंड ब्लेस्ड वर दोज हु यूज्ड टू गेट दोज नगेट्स. जी. आज तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में चैट जीपीटी है ना, यूट्यूब है, एक प्रॉम्प्ट डालो और सब कुछ आ जाता है. यूट्यूब वीडियोस हैं इतने सारे. सो इतना डेटा है, लेकिन मोर डेटा इज गुड डेटा, ये कोई रूल नहीं है, क्योंकि मोर डेटा इज कंफ्यूजिंग एक्चुअली. जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट, यूट्यूब आपको 100 वीडियोस देगा. उसमें आपने पहली देखी, उसमें अगले ने बोला कि ऐसा ऐसा करना है, फिर आपने दूसरी देखी, उस इंसान ने बोला ये तो ज़रा भी नहीं करना, ये तो गलत है. फिर तीसरी वीडियो आपने देखी, उसमें तो उसने कुछ अलग कहीं और से शुरू किया. सो भी आप बोलोगे यार सुनो, दिमाग की दही हो रही है, छोड़ो मेडिटेशन, मैं वीडियोस देख लेता हूँ, या फिर यूट्यूब में से वो सजेस्टेड वीडियो से दूसरी राह पकड़ लेते हैं. और मैंने दूसरी चीज़ ये देखी है सार्थक कि लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू स्टे डिसिप्लिन्ड व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अप्रोच ही नहीं पता, या क्लैरिटी नहीं है, या इंटरनल कन्फ्यूजन है. सो एक सिंपल तरीका, सबसे पहले तो मेडिटेशन को समझते हैं. मेडिटेशन है क्या? देखो, मेडिटेशन को बहुत मिस्टिकल बनाया गया है, उसको इतना कंफ्यूजिंग कर दिया है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स और जार्गन्स करके, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है. मेडिटेशन का एक सिंपल अर्थ है, उसका मतलब है, और वो है अपने मन को स्थिरता प्रदान करना. हमारा जो मन है वो बहुत विचलित है, इट इज़ वेरी रेस्टलेस. अगर आप देखो, हम इस पल पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और कुछ होगा
अगले ही पल हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे कौन से पल अगर मैं आपको पूछूं सार्थक, लास्ट कभी आप ऐसे बैठ के यू आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द प्रेजेंट एंड यू आर एक्चुअली हियर, यू नो, ऐसे कितना टाइम फ्रेम होता है हमारे पूरे दिन में? हार्डली कुछ। हार्वर्ड की एक स्टडी है, वो कहते हैं कि मोर देन 64% ऑफ द टाइम्स वी आर इन द पास्ट एंड द फ्यूचर। या तो भूत में है या तो भविष्य में, वर्तमान में तो हमने रहना ही नहीं सीखा, इसीलिए हमें मेडिटेट करना है। अच्छा, क्यों रहना है वर्तमान में? क्योंकि अगर भूत के साथ आप फाइट कर रहे हो, इफ यू आर फाइटिंग विथ योर पास्ट, देन यू आर फाइटिंग विद द गिल्ट्स एंड रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट, है ना, द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैड फ्रॉम समवन व्हिच वर नॉट फुलफिल्ड, सो यू आर बिकमिंग बिटर। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। या तो फिर आप दूसरे के प्रति इतने बिटर हो जाते हो, इसने तो मेरा जीवन खराब कर दिया, इसने मुझे हेल्प नहीं करी, उसने ऐसा क्यों, ऐसे कैसे बात कर। या तो अगर वो नहीं है तो फ्यूचर के बारे में आप सोचो। सो यू कैन नेवर गेट पीस। मन की शांति आपको भूत और भविष्य से आ ही नहीं सकती। मन की शांति छिपी है कहाँ? प्रेजेंट में, वर्तमान में। इसीलिए वर्तमान में रहना है और इसीलिए मेडिटेट करना है। जैसे हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज टू ट्रेन योर फिजिकल मसल्स। मेडिटेशन इज द प्रोसेस टू ट्रेन योर मेंटल मसल्स। ओके, सो एक सिंपल तरीका मेडिटेट करने का ये है, अपनी सांस को पकड़ लो, दैट्स इट, दिस इज सिंपल। अपनी सांस को अपनी एंकर बना लो, ठीक है। क्या करना है? आंखें खुली रख के या बंद रख के, जो भी आपको सही लगे, अपना पूरा ध्यान जो है केंद्रित कर लो अपने सांसों के प्रति, ठीक है। हर एक सांस जो अंदर आ रही है, हर एक सांस जो बाहर जा रही है, उसको देखो, सिर्फ महसूस नहीं करना, उसको देखो, अपनी मन की आंखों में उसको देखो, और अपनी सेंसेशंस को भी आप फील कर सकते हो। जैसे आप इनहेल कर रहे हो, सो द एयर इज गोइंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स, सो वो फील हो रहा है, आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, आपका डायफ्राम एक्सपांड हो रहा है, आपका स्टमक एक्सपांड हो रहा है, आपको एक अलग ही ऊर्जा फील हो रही है आपके बॉडी में। ब्रेथ इज मैजिकल, हम उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, फॉर ग्रांटेड, हाँ ठीक है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। बट व्हेन यू जस्ट सिट, क्लोज योर आईज, एकांत में हो, अपनी हर एक ब्रेथ को अगर आप देखोगे ना, 2 मिनट सिर्फ इसको कर लो, यू विल बी चार्ज्ड अप, यू विल बी एनर्जाइज्ड। सो ये एक बेस्ट तरीका है मेडिटेट करने का। और हर बार अगर आपका मन विचलित होता है, एवरी टाइम योर माइंड वॉन्डर्स, यू ब्रिंग इट बैक। ब्रिंगिंग योर माइंड बैक इज द की टू मेडिटेशन। क्योंकि एक स्टडी हुई थी इस पे, वो ये कहते हैं कि एवरी टाइम you bring your wandering mind back, you are strengthening, there's something called as insula, INSULA, which is a part of the limbic system. So आप उसको strengthen कर, so जितना strong आपका insula है, जितना strong आपका emotional side of the brain है, उतनी stability आपको present में मिलती है। So ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके बाद आप जो काम भी करोगे ना, उसमें आप पूरी तरह से present रहना सीखोगे। बहुत बढ़िया है। तो इसमें जैसे आपने बताया कि सब कुछ प्रेजेंट में है, इस पे मेरे को गाना भी याद आ गया, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है वो, वर्तमान आंखों का धोखा है। तो ये मेडिटेशन आपको क्या लगता है कि किसी इंडिविजुअल की मेमोरी पे कितना काम करता है, कितना एनहांस करता है उसकी मेमोरी? बहुत एनहांस करता है। उसके पीछे का रीज़न पहले समझते हैं। सार्थक, साइंस ये कहता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी, मतलब अगर हमें समझना है, मान लो ये कप, यहाँ पे कप पड़ा है, ठीक है, ये कप का वजन कितना होगा? 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, एग्जैक्टली, उससे भी कम होगा शायद। अच्छा, अगर मैंने ये कप ऐसे पकड़ा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, आई एम इजीली एबल टू। अभी सार्थक आप मुझे बोलो कि आलोक आप ये कप को आधे घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखो, ठीक है, सो पहले के 2 मिनट तो ठीक है, 5 मिनट भी ठीक है, मैं पकड़ लूँगा, ठीक है, 10 मिनट भी चलो यार, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पकड़ लेकिन उसके बाद है ना, मुझे ये लगे यार कहाँ मैंने बोल दिया मैं पकड़ के रखूँगा, है ना, क्योंकि धीरे धीरे ये सारे जो मसल्स है ना, ये मेरे पेन होने लगेंगे, फिर ये जो जॉइंट है ना, ये भी पेन होने लगेगा, फिर मुझे ये कप ऐसा लगेगा ये 10 किलो का कप है, हर मिनट लगेगा कि ये कप का वजन बढ़ रहा है। यही होता है हमारे मन के साथ। जब भी एक कोई इशू है, आप अगर स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, चलो 1 घंटा, स्टिल इट्स ओके। लेकिन अगर आप उस चीज़ को 1 दिन, 1 हफ्ता पकड़ के रखते हो, तभी बहुत सारी चीज़ें
इम्पैक्ट होने लगती है. जी. मेमोरी इज वन ऑफ द थिंग्स दैट गेट्स जी. इम्पैक्टेड. ओके, सो स्पेशली हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी. हम्म. सो स्ट्रेस जो है, एंग्जाइटी जो है, ये जी. डायरेक्टली हमारी मेमोरी को इम्पैक्ट करती है. जी. सो मेडिटेशन क्या करता है? हम्म. मेडिटेशन हमें एक रिलीज पॉइंट देता है. ठीक है. जैसे प्रेशर कुकर है. हम्म. प्रेशर कुकर, सोचो प्रेशर कुकर की सीटी ना हो तो क्या होगा? फिर तो ब्लास्ट ही होगा, है ना. लेकिन जब हम सीटी ऊपर कर दें, सो वी आर अलाउिंग द प्रेशर टू रिलीज. सो उसी तरह से जब भी आप मेडिटेट करते हो, यू आर अलाउिंग द प्रेशर टू रिलीज. सो उसके बाद आपका जो ब्रेन है, इट इज़ एबल टू फंक्शन बेटर. सो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें ये आउटकम आया है कि इफ़ यू मेडिटेट एवरी डे, इवन फॉर 10 minutes to 15 minutes every single day, you improve your short term memory, which means you improve your retention and your recall. ओके. Yeah. वाह. तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्लीप साइकिल पे इम्पैक्ट डालता है. बहुत सारा, बहुत क्योंकि सारा. बहुत ये एक बहुत बड़ा एक इशू है आज के टाइम में कि बच्चों के पास में भी, यंग पेरेंट्स के या ऑफिस गोइंग लोगों के पास में रात रात काम कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ख़राब, या रात रात सो नहीं पा रहे. बहुत सारे इश्यूज डिफरेंट. तो ये कहीं ना कहीं आपके हिसाब से मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये काम कर सकती है उनके लिए, स्लीप स्पेशली को लेकर स्लीप के लिए. बहुत. इनफैक्ट मैं तो हमारी एक माइंडफुलनेस कम्युनिटी है, और मैं तो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को ये कहता हूँ कि अगर स्लीप अच्छी करनी है, सो आपको सबसे पहले, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो स्लीप खराब क्यों है ना, हमें ये भी जानना है कि स्लीप खराब क्यों है. आज का लाइफस्टाइल जो है हमारा, ये एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू स्लीप. स्लीप के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है. जी. मेलाटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है. अभी एक पीनियल ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन में. सो ये जो पीनियल ग्लैंड है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर गुड स्लीप साइकिल, जो सर्केडियन रिदम जो कहते हैं, हम बॉडी क्लॉक कहते हैं. जी. मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, स्पेशली अगर आप बंद कमरे में अंडर आर्टिफिशियल लाइट्स, अगर आप वो ब्लू लाइट आपके चेहरे पे कंटिन्यूसली पड़ रही है, इट डिसरप्ट्स योर मेलाटोनिन प्रोडक्शन. सो मेलाटोनिन प्रोडक्शन अगर आपका कम हो जाता है, सो आपको नींद नहीं आती. सो हमारा बॉडी जो है उसका एक नेचुरल क्लॉक है. जैसे अगर मैं आपको पूछूं सार्थक, पहले के ज़माने में किसके पास अलार्म क्लॉक होती थी? नहीं, हमारे जो पूर्वज थे उनके पास कहाँ अलार्म क्लॉक्स होती थी. वो तो ऐसे ही उड़ जाते थे, है ना. जी. क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की एक बॉडी क्लॉक है जी. जो डायरेक्टली अलाइंड है विद द सन एंड द मून साइकिल. ठीक है. जैसे सूरज उगता है सुबह, हमारे अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन है वो ऊपर जाता है. ठीक है. जैसे सूरज ढलता है, लाइक 12, 30, 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद जैसे शाम होती है, वैसे हमारे अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता है. ठीक है. जैसे वो कम होता है, इट्स लाइक अ सी सॉ. जैसे वो कम होता है तो मेलाटोनिन बढ़ता है. ठीक है. मेलाटोनिन जैसे बढ़ने लगता है तो हमें शाम को थोड़ी सी सुस्ती आने लगती है, फिर नींद आने लगती है. ये सारा कुछ होता है. अभी हो क्या रहा है? बिकॉज ऑफ excessive indulgence in blue light, artificial light, हो ये रहा है कि ये जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है ये डिस्टर्ब हो रहा है. उसके वजह से हमारी स्लीप साइकिल बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है. हमें नींद नहीं आती. लोग सोते हैं, करवट बदलते रहते हैं, एंड दे गेट इवन मोर डिस्टर्ब. सो आई थिंक मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल. इनफैक्ट इसको और थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप स्लीप अपनी अच्छी कर सकते हो. सबसे पहले तो बिफोर गोइंग टू स्लीप, जैसे आधे घंटे पहले, टेक अ नाइस वार्म शावर. ओके. सो वार्म शावर इज़ लाइक मसाज टू अवर बॉडी. हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, सो वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली यू फील गुड, यू नो, व्हेन द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड. अच्छा, वार्म शावर के बाद एक अच्छा टेम्परेचर सेट करो रूम का, 18 डिग्रीज to 19 डिग्रीज. मतलब ये हो गया आपका वार्म कोल्ड अप्रोच. ठीक है. सो जैसे आप वार्म से कोल्ड में जाते हो, लाइक यू गेट इन टू एन आइडियल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर टू स्लीप. ठीक है. When you are sleeping, practice 5:8 breathing. 5:8 breathing, wherein you inhale for the count of 5, और अपने मुंह से आप exhale कर रहे हो for the count of 8.
सो जैसे आप लॉन्गर एक्सलेशंस में जाते हो, ऑटोमेटिकली दैट इवन स्टिमुलेट्स अगेन योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपकी वेगस नर्व एक है, वो स्टिमुलेट होती है। सो वार्म कोल्ड अप्रोच, उसके बाद 5:8, और ये जैसे करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू स्लीप। एक और चीज़ मैंने देखी है दैट रियली मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल एंड डजंट अलाउ पीपल टू स्लीप, एंड दैट इज़ योर मेंटल स्ट्रगल। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं जी, कि ये काम बाकी है, इससे मिलना है, वो पेमेंट करना है, इतना कुछ अंदर चल रहा है ना, तो नींद नहीं आती, आप करवट बदलते रहते हो। सो यहाँ पे आपकी स्लीप जर्नलिंग रियली हेल्प्स। सो स्लीप जर्नलिंग क्या है कि मन में जो भी कुछ चल रहा है, वॉट एवर नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, जस्ट पुट इट ऑन योर जर्नल। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थॉट डंपिंग। ठीक है, आपने लिख लिया कि दिस इज़ वॉट इज़ बॉदरिंग मी, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और उसको एक टाइमलाइन अलोकेट कर लो कि ये वाली चीज़ है मैं कल निपटा लूंगा, ये वाली चीज़ जो है मैं कल उसको कॉल कर लूंगा, ये वाली जो चीज़ है हम परसों देख लेंगे। ठीक है। सो एक बार पेपर पे आ जाता है ना, फिर आपका मन फ्री हो जाता है, देन इट डजंट बॉदर यू मच। सो ये 3 चीज़ अगर करना शुरू कर लेंगे लोग, तो इट विल इम्प्रूव द स्लीप। इसमें सर मैं एक चीज़ और भी ऐड करता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जो आप एनर्जी की बात कर रहे हो, कि मेरी लाइफ में एक पॉज आया था जहाँ पे मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता था तब कि इसको एग्जैक्टली बोलते क्या है। मुझे फील हुआ मैंने किया। मैंने अपना स्केच बुक निकाला एंड आई स्टार्टेड ड्राइंग मंडालास। और मंडाला बनाने का प्रोसेस 6-4 घंटे लगता है। और मैं उस वक्त इतना पीक पे था अपनी ओवर थिंकिंग के कि व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक, मैं 2-2 घंटे वॉक कर रहा हूँ। मेरी बॉडी थक रही, मेरा दिमाग नहीं थक रहा। ठीक है, ये बहुत डीप वाली बात है। मैं चल रहा हूँ, मेरी टांगें काँप रही, लेकिन मेरे दिमाग कह रहा है नहीं, अभी वो वहाँ उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, करो उस साइकिल में फंसा हूँ। तो मैंने कुछ ट्राई किया कि यार चल ठीक है, अपनी एनर्जी को मैं यहाँ डाइवर्ट करता हूँ लिखने पे और बनाने में। जैसे ही मैंने पेन उठाया, 4 घंटे बैठा हूँ, 4 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस, दिमाग शांत, सारा फोकस वहीं। और जब उसको निकाल बंद करके साइड में हो, पिन ड्रॉप साइलेंस दिमाग में। हम सारे पॉडकास्ट में मेंटल थेरेपी, मेंटल हेल्थ की बातें करता हूँ, वेलनेस की बात करता हूँ। तो मैं सबको भी ये अप्रोच बताना चाहूँगा कि भाई, उसके बाद में मेरे को रियलाइज़ हो कि दिस इज़ कॉल्ड आर्ट थेरेपी। यस, इट इज़ आर्ट थेरेपी। तब मैंने बहुत कुछ की। मैंने अपने लोगो भी मंडाला बनाया, फिर मैंने अपना बॉडी पे एक टैटू मंडाला बनाया। मुझे इतना समझ आया कि यार इस डिज़ाइन में कुछ ना कुछ छुपा है। मेरी एनर्जी लगी इसमें, लेकिन जो इसने मेरे को बाद में बना के दिया, बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो मैं जब भी मेरे पास कोई आदमी आता है बात करने के लिए, कुछ परेशानी होती है, तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ यार एक बार ट्राई कर, 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा जस्ट स्क्रिबल इट, कुछ भी बना ले। तेरा कितना टाइम दिमाग का शांत होएगा तो पता नहीं चलेगा। यस, नो दैट्स इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट इसके पीछे का विज्ञान ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा पैटर्न्स में काम करता है। जैसे आप अगर एक सोच में फंस गए हो, अगेन दैट इज़ अ पैटर्न जी। सोच में फंसना इज इक्वल टू पैटर्न में फंसना। ठीक है, सो ओवर थिंकिंग, सार्थक, इट्स नॉट अबाउट हैविंग मल्टीपल थॉट्स। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि आप एक राउंड अबाउट पे गोल गोल घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा एग्जिट लेना है। हाँ, ठीक है, सो मतलब आपका फ्यूल बर्न हो रहा है जी, आपका इंजन गर्म हो रहा है। हाँ। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, लेकिन आप वहीं पे हो, गोल गोल घूम रहे हो। सो दिस इज ओवर थिंकिंग, राइट? सो बेसिकली इट्स अ सर्कुलर पैटर्न, इट्स अ लूप। सो जब भी आप मंडला करते हो, या जब भी आप कोई ड्राइंग करते हो, या जब भी आप कोई भी स्क्रिबल करते हो, सो यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न एंड यू आर क्रिएटिंग अ न्यू पैटर्न। ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ पैटर्न शिफ्ट। सो वहीं पे दिमाग एक पैटर्न से रिलीज होके दूसरे पैटर्न में जाता है, बट दिस इज लाइक मोर कामिंग। वो एग्जैक्टली वो साइक्लोन्स ऑफ इमोशंस है। वो आप कितनी कोशिश करो कि मैं को जैसे भी मैं भी सर्च करूंगा ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे, भाई हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब आदमी वो खुद करता है ना, वो बहुत टाइम टेकिंग है ये। मैं जैसे हम कभी गेस्ट के साथ में बातें करते हैं कि भाई मेंटल थेरेपी की बात कर रहे हैं हम, तो मेरा मानना है कि भाई जो लोग थेरेपी ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। अपने आप को किसी के सामने इमोशनली और
बताना खोलना बहुत हिम्मत का काम है। Yes, it is. आप जाके जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में देखा आपने, 3 महीने गए बॉडी बन गई, आपने दिखाए डोले वोले, बहुत इजी है वो। अपने इनसिक्योरिटीज़ किसी के सामने रखना, अपनी चीज़ें, अपनी ओवर थिंकिंग की इश्यूज It रखना, requires courage. वो चीज़ मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू चेंज करना चाह रहा हूँ कि भाई इसको नॉर्मलाइज करो, बातें करना इम्पॉर्टेंट है, लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करो। और यही रही बात आपकी, और आप जैसे लोगों से मिलो, आप जो कि जैसे लोगों से मिल के समझो चीज़ें कैसे बेटर बन सकती हैं। तो ये मेरा वही है, क्योंकि अब आपने ओवर थिंकिंग का हमने बात करा, वो मेरा Yeah. बूंद खुल गया कहीं ना कहीं। तो आई गेस ठीक है, दिस इज आवर रॉ कन्वर्सेशन। No, but सार्थक, ये बहुत सही चीज़ है। See, जी। human beings, we are social beings, है ना? और इसीलिए अगर आप देखो, जब भी हम पीलियोलिथिक एज की बात करते हैं, when we go back to caveman जी एज, वहाँ पे वहीं से तो हमने शुरू किया था सोसाइटी बनाना, है ना, एक कम्युनिटी बनाना। वहीं पे तो हम साथ में रहते थे, क्योंकि साथ में रहना इज इक्वल टू सेफ्टी, जी साथ में रहना इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, दैट आई हैव योर बैक, यू हैव माई बैक। जी सो ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स। ट्रू आप एक बंदे को अकेला छोड़ दो, पागल हो जाएगा वो। ट्रू ऐसे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कि एक इंसान को अकेला छोड़ा है एक चेम्बर में, और कुछ घंटों के लिए ठीक है, कुछ दिनों के लिए भी वो ठीक है, जी और उसके बाद उसको रेस्टलेसनेस हो रही है। सो एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे वो अकेला पड़ा है रूम में, एक चेम्बर में, और उसको एक गैजेट दिया है जिससे वो अपने आप को शॉक लगा सकता है। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, एक नॉर्मल कंडीशन में कोई अपने आप को शॉक लगाएगा क्या? क्यों लगाएगा? नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि वो इतना बोर हो रहा था, इतना लोनली फील कर रहा था, इतना सैड हो रहा था कि उसने अपने आप को शॉक लगाना शुरू किया, बिकॉज ही वांटेड सम स्टिमुलेशन इन लाइफ। सो वी आर सोशल बीइंग्स। जी। और ये हमें ना सर, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार करेज तो चाहिए, लेकिन बस वो एक पहला स्टेप है, या वो एक पहला स्टेप की बात है। उसके बाद सारे दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। Very true. हम लोग उसी चीज़ में रहते हैं यार, मैं उसको बोल दिया तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। भाई इसको सोचने दो, आप तकलीफ़ में हो, या आपको सबसे पहले अपनी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए बोलना तो पड़ेगा, चाहे आपको जवाब आपकी तरह का ना मिले, बट एटलीस्ट वो तो स्टार्ट आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। यस। चलिए, एक और सवाल है मेरा आपसे कि कॉर्टिसोल की बड़ा एक ट्रेंड में अभी आजकल हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। कॉर्टिसोल क्या है और इसके और स्लीप का क्या रिलेशन है? सी, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा गया है। ओके। जैसे हम फाइट एंड फ्लाइट मोड की बात करते हैं, हाँ। सार्थक। सो हमारा जो दिमाग है हमारे शरीर में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म, हम कहते हैं कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। अगर मुझे एक एग्जांपल आपको देना हो तो जैसे फायर अलार्म्स होते हैं ना, हम फायर अलार्म लगाते हैं, जैसे होटल रूम में होती है, कॉरिडोर्स में होता है। फायर अलार्म का काम क्या है कि जैसे वो फायर स्मोक को सेंस करता है, वो बजने लगता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसको अलर्ट करना है कि भैया फायर लगी है, आग लगी है, चलो निकलो यहाँ से, कुछ करो इसके बारे में। सो वैसे ही एक फायर अलार्म हमारे सिस्टम में भी है, और उसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। ठीक है। सो जब कभी भी हमारा जो दिमाग है वो कोई थ्रेट को डिटेक्ट करता है। अभी थ्रेट मतलब क्या? थ्रेट मतलब ये नहीं कि कोई भूत आपके पीछे पड़ गया। थ्रेट का मतलब ये नहीं कि कोई शेर आपके पीछे पड़, क्योंकि आज इन 21st सेंचुरी हमारे पास इतने कोई थ्रेट्स हैं नहीं, वी आर सिक्योर्ड, है ना। लेकिन हमारे पास कौन सी थ्रेट है? अरे बॉस का फ़ोन आ गया, दैट इज़ अ थ्रेट। अरे अभी मेरा पैसा डूब जाएगा तो क्या, दैट इज़ अ थ्रेट। अरे वो उसका लोन बाकी है, उसका कॉल आ गया, दैट इज़ अ थ्रेट। अरे मुझे कुछ हो गया तो उसका थ्रेट, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसका थ्रेट। सो हमारी जो थ्रेट है वो बहुत वर्चुअल थ्रेट्स हैं आज के ज़माने में, है ना। हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के हमारी बैंड बज जाती है, राइट। सो कभी भी ये थॉट्स हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर लेते हैं, तो इसको जो वो थ्रेट मान लेता है, हमारा दिमाग जो है थ्रेट मान लेता है। जब भी वो थ्रेट वाला सिग्नल जाता है हमारे दिमाग में, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट हो जाता है, हमारी पूरी नर्वस सिस्टम जो है इट जस्ट फायर्स अप। तभी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ये
कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल का काम क्या है कि बॉडी को पीक स्टेट ऑफ एक्टिविटी में डाल देना। ओके। पीक स्टेट ऑफ एक्टिविटी में जब भी रहोगे तो बॉडी भाग पाएगी, हमारा शरीर काम कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक माँ है, ठीक है, और बहुत ही दुबली पतली औरत है, ठीक है, इतनी कुछ स्ट्रांग नहीं है, जी। लेकिन कुछ हादसा हो गया घर में और आग लग गई, ठीक है, और अंदर उसका बच्चा है और वो तो निकल गई, लेकिन अभी अंदर बच्चा है, रो रहा है, तो उसकी क्या हालत होगी? शी विल बी टेरिफाइड, यस और नो? Despite of her physical appearance, despite of how strong or weak she is, she will somehow gather all the courage, act at her peak level of force or endurance. She will go inside, दरवाजे को धक्का मारेगी, पलंग को धक्का मारेगी, कुछ भी करके अपने बच्चे को वो लेके आएगी, है ना? सो ये कौन सा मोड है, ये कैसे एक्टिवेट हो गया, ये इतना पावर कहाँ से आ गया, है ना? सो दिस इज वेर इन योर बॉडी वॉज इन फाइट एंड फ्लाइट। तभी ये कॉर्टिसोल ने ये करवाया है, मेलेटोनिन ये नहीं करवा सकता। मेलेटोनिन तो आपको सुला देगा, बोलेगा मैं बाद में उठाऊंगा। एग्जैक्टली। सो कॉर्टिसोल जो है वो आपके अंदर इतनी आग पैदा कर देता है कि आप अपने आप को सरप्राइज कर देते हो कि मैंने ये कर कैसे लिया, मैंने इतना भाग कैसे लिया, मैंने ये इतना वजन उठा कैसे लिया, है ना? सो कॉर्टिसोल बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉर्टिसोल जो है वो आपको एकदम हाई पीक ऑफ एक्टिविटी में डाल देता है, तो वहाँ पे स्लीप हो ही नहीं सकती। समझे आप? मतलब अगर कॉर्टिसोल है तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होनी होनी। सही बात। तो जैसे अगर आप समझो रात को नेटफ्लिक्स आपने चालू कर दिया, ठीक है, और खाते खाते कुछ पीते पीते एक एक्शन मूवी लगा दी, तो आप सोचो आप एक्शन मूवी देख रहे हो तो आपका तो पूरा दिमाग स्टिमुलेट हो गया, है ना? वो हीरो भाग रहा है, वो उसको मार रहा है, तो अंदर अंदर आप भी उसके साथ भाग रहे हो। सो कॉर्टिसोल तभी भी ट्रिगर हो जाता है ना? उसके बाद नींद नहीं आती। इसीलिए कहते हैं ना कि रात को एक्शन मूवीज़ ना देखो, या ऐसा कुछ ना देखो जिससे आपका दिमाग जो है वो स्टिमुलेट हो जाए, तो फिर नींद नहीं आएगी। या फिर लेट नाइट एक्सरसाइज मत करो, जैसे कई लोग 10 बजे रात को जिम जाते हैं, 10:30 बजे 11 बजे जिम जाते हैं। या तो भाग दौड़ ज़्यादा मत करो, अपने शरीर को यू पुट इट इन अ वेरी स्लो स्टेट। मतलब ऐसी चीज़ें करो जैसे ये साफ कर दिया, ये चीज़ें वहाँ रख दी, या कुछ बुक पढ़ ली, हाँ। बोरिंग चीज़ें करो जिससे ऑटोमेटिकली आपका बॉडी स्लो होने लगे, मेलेटोनिन को एक पुश मिले और कॉर्टिसोल नीचे आए। वाह। अभी जैसे हमने ओवरथिंकिंग की बात करी है, तो इसमें अगर आप ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस, क्या कोई टेक्निक्स बता सकते हैं कोई अपनी लाइफ में करे और कम उसको फील हो, मेडिटेशन के अलावा? मेडिटेशन के अलावा देखो, ओवरथिंकिंग जो है, सबसे पहले हमें ओवरथिंकिंग को समझना है कि मेरे मन में चल क्या रहा है, रूट कॉज क्या है। तो मेडिटेशन छोड़ दो, ठीक है। ओवरथिंकिंग को आप अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकते हो विद जर्नलिंग। ओके, सो आप एक बुक ले लो, एक पेन ले लो, और आप लिखते जाओ कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है अभी, ठीक है। व्हेन यू गिव अ शेप टू योर थॉट्स यू हैव मोर क्लैरिटी। क्योंकि थॉट्स, हम अगर विचार की बात करें, विचार टैंजिबल है या इनटैंजिबल? विचार तो इनटैंजिबल है, हमें कहाँ दिख रहा है विचार, है ना? सो जो चीज़ें हमें नहीं दिखती उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं होता। जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हम उसको अज्यूम भी करने लगते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हम बात का बतंगड़ भी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उस इनटैंजिबल को टैंजिबल में जब कन्वर्ट कर लेते हो, तभी आपको उसका डेफिनेशन, आपको उसकी शेप दिखने लगती है, जिसके साथ उस क्लैरिटी भी बहुत अच्छी आ जाती है कि अच्छा ये चीज़ मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो व्हाट इफ आई फॉल सिक, व्हाट इफ आई lose my money, what if my business fails, what if I don't get this job, what if I lose my job, etc. तो ये आपको एक थॉट पता चल गया। अच्छा, उसके बाद अपने आप से पूछो और क्या मैं सोच रहा हूँ। ये जो ओवर थिंकिंग में बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारे थॉट्स होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, फिर आपको पता ऐसा लगेगा कि हाँ, ये थॉट अगर ये होगा तो फिर क्या होगा। तो इसको हम कहते हैं कि गोइंग फ्रॉम X to 10X। मतलब आप एक थॉट जो है फिर
उसका रिपरकशन, उसका देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। जी ठीक है, तो इसको वर्स्ट केस सिनेरियो थिंकिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अभी आप अपने आप से ये पूछो, जी। एक बार आपने ये क्लैरिटी ला ली, जी अभी आप अपने आप से ये पूछो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बिकमिंग ट्रू, कि आउट ऑफ 10 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 ये सच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9 out of 10, 9.5 out of 10, 8 out of 10। जब भी आप उस थॉट को वैलिडेट करना शुरू करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो है 3 out of 10, इसकी प्रोबेबिलिटी है मे बी 2 out of 10, लेकिन क्योंकि मैं उसको मन ही में ही सोच रहा हूँ इतना सारा, तो मैं उसको रियल मानने लगता हूँ। जी So it is all the mental game. So I think the more clarity you bring in terms of your overthinking, the better will be your ability to handle it. मतलब बेसिकली अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें, किसी के दिमाग में 100 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हाँ, 100 सॉल्यूशंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे ही वो पेन उठाएगा 100 का क्या पता 10 हो जाए, exactly. है ना, वही वाली बातें हैं। Exactly. जी जी। तो इसमें जैसे कभी यार हम ओवर थिंकिंग बात कर रहे हैं, अब इसका हम ऑपोजिट बात करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। हाँ, तो क्रिएटिव थिंकिंग माइंडसेट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? see, overthinking का opposite मैं बोलूँगा it would be linear thinking, कि आप ज़्यादा इधर उधर की नहीं सोच रहे हो, हाँ आपको ये चाहिए, आप गोल ओरिएंटेड थिंकिंग कर रहे हो। हाँ सो आई थिंक इट्स मोर लाइक लीनियर थिंकिंग। लेकिन जी। क्रिएटिव थिंकिंग, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, इसको हम कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या हट के सोचना वगैरह वगैरह। मेरा मानना ये है, देखो सबसे पहली चीज़ सार्थक, सोच क्या है और सोच आ कहाँ से रही है। जी ठीक है, व्हाट इज थॉट? थॉट इज नथिंग बट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डेटा दैट यू हैव इन योर माइंड। ओके। हाँ या ना? आपने जो आज तक एक्सपीरियंसेस जमा किए हैं, बचपन से लेके आज तक के आपके जो एक्सपीरियंसेस आपने जो जमा किए हैं, जी आपकी जो लर्निंग्स हैं, वही गोडाउन में से ही तो कुछ आ रहा है ना, बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है ना। सो आपके जो थॉट्स भी होंगे जी जी वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड हैं, आपको उसके अलावा कोई थॉट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, सो हम अभी बात किस चीज़ की कर रहे हैं? क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कुछ हटके सोचना, मतलब अपने पैटर्न से, अपने लाइफ से कुछ हटके कैसे हो सकता है। वो करने के लिए आपको और न्यू एक्सपीरियंसेस लाने पड़ेंगे, तब जाके आप अलग चीज़ें कुछ सोच सकते हो, या अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में आप सोच सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू क्रिएटिव थिंकिंग इज बाय फर्स्ट एक्सपैंडिंग योर एक्सपीरियंसेस। हाउ कैन यू एक्सपैंड योर एक्सपीरियंसेस? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर एक एंटरप्रेन्योर, आई वुड से एक ऐसा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, सोचो जिसको अपना बिजनेस शुरू करना है, और वो ये सोच रहा है कि यार कुछ हटके सोचते हैं यार, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं। ठीक है, सो अभी तो वो सिर्फ कॉलेज से बाहर आया है ना, उसके पास कुछ एक्सपीरियंसेस भी नहीं है, तो क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ से होगी? ठीक है, सो ऐसे में उसको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप रीडिंग शुरू करो, जितनी आप चीज़ें पढ़ सकते हो, आप एक्सपोज में जाना शुरू करो, आप एंटरप्रेन्योर्स से मिलना शुरू करो, आप नई नई आइडियाज़ के बारे में इंटरनेट पे सोचना शुरू करो, आप दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसकी जर्नीज़ को पढ़ना शुरू करो, उनका दिमाग कैसे का। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? यू आर गैदरिंग डेटा, राइट? सो व्हेन यू गैदर लॉट ऑफ डेटा, उसके बाद हमारा दिमाग क्या करता है? इट पैचेज ऑल द डेटा, लाइक देयर इज द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दैट हैपेंस। सो हो सकता है कि एक आइडिया आपने पहले पढ़ा था या जाना था या सोचा था उसके बारे में, और आज आपने किसी के साथ आपने बात करी और वहाँ से कुछ स्ट्राइक हुआ, ये एलिमेंट जोड़ के देयर इज अ न्यू एलिमेंट दैट कम्स, एंड दैट इज क्रिएटिव। ब्रिलियंट। So this is how creativity comes into picture. In fact, जो हमारे इतने इन्वेंशंस हुए हैं, जिसको हम यूरेका मूवमेंट्स कहते हैं, जी, जो इतने, जैसे लाइट का आविष्कार हुआ, प्लेन का आविष्कार हुआ, गाड़ी का हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, जी, तो ये सब आविष्कार कैसे हुए? एक बहुत अच्छा इस पे एक थीसिस है कि हाउ टू बी मोर क्रिएटिव। तो उसमें एक सिंपल लैंग्वेज में ये कहा गया था
कि पहले तो आप अपने दिमाग को एक प्रेशराइज्ड सिचुएशन में डालो। ओके, प्रेशराइज्ड सिचुएशन का मतलब क्या कि पढ़ो, जानो जी एक्सप्लोर करो जी और चीज़ें पढ़ो, जी ठीक है, लोगों से मिलो। सो डेटा गैदरिंग फेज आई है, उसके बाद रिलैक्स करो, उसके बाद चिल करो, उसके बाद आप डे ड्रीमिंग करो, उसके बाद हो सके तो आप लेट जाओ, आँख खोल के लेटो एंड लेट द प्रोसेस हैपन। कई बार ऐसा भी होता है सार्थक कि लोग एक चीज़ पे सोच रहे हैं जी। क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या निकल सकता है इसका, सोच के वो सो गए क्योंकि मेंटल फटीग हो गया है ना। कई बार वो मेंटल फटीग भी हो रहा है कि दिमाग खराब हो गया जी, सोच के। सुबह उठते हैं, देयर इज एन आहा मोमेंट, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सो क्या हुआ रात भर, क्या हुआ रात भर, देयर इज अ मिस्टिकल एंड मैजिकल प्रोसेस दैट हैपेंस इन अवर ब्रेन। सो अवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। सो ये जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं, सो देयर आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विच आर क्रिएटेड। जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी में, तो न्यूरॉन्स बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। सो हर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो बनता है, सो उसको कहते हैं सिनेप्स। सो वैसे जब भी मल्टीपल कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच में, देयर आर मल्टीपल सिनेप्सेस विच आर क्रिएटेड। जितना डेटा उतने सिनेप्सेस, आप समझ रहे हो, जितना डेटा, सो जितना डेटा आप एक्यूमुलेट करोगे, सो क्रिएटिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है उतना ही आपकी बढ़ जाती है। वाह। और इसमें ना एक चीज़ ऐसा भी है कि अगर कोई इंसान क्रिएटिव काम करना चाह रहा है तो उसको बहुत चीज़ों को मना करना होता है। हमेशा उसको कुछ ना कुछ, अगर कोई इंसान कुछ बहुत बड़ी चीज़ डेवलप कर रहा है, लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन उसको मना करना आना चाहिए। तो मेरा सवाल एक वहीं से है कि भाई लाइफ में कब और क्यों ना बोलना ज़रूरी होता है? ना बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ सार्थक, मान लो कि आपके वॉलेट में 10,000 रुपये हैं जी, ठीक है, और आप चले गए मॉल में, ठीक है। अभी जैसे आपको तो पता है, जैसे आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पे इतने लोग होते हैं फ्लोर पे, सारे सेल्स वाले, कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई डेबिट कार्ड बेच रहा है, फिर वो शोरूम के बाहर भी होते हैं, सर आइए ये देख ले, ये ऑफ़र चल रहा है, वो ऑफ़र चल रहा है। अभी मान लो सार्थक आप ना बोल ही नहीं सकते, मतलब मॉल में एंटर होते ही आप 10 कदम चलोगे, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा। उन्होंने बोला सर ये ले लो, देखो नया, अच्छा ठीक है दे दो, अच्छा ठीक है दे दो, ये भी दे दो, अच्छा उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे मैं जो लेने आया था उसके लिए तो पैसे ही नहीं बचे। सो पैसा जो है उसको आप इक्वेट कर लो एनर्जी के साथ, उसको आप इक्वेट कर लो टाइम के साथ, ठीक है। टाइम आपका लिमिटेड है जी, और एनर्जी आपकी लिमिटेड है। जब भी आप सुबह उठते हो और रात को यू जस्ट गो कम्प्लीटली ऑफ, राइट। सो मेरे पास जो आज का टाइम है उसमें मुझे कौन सी चीज़ों को हाँ बोलना है और कौन सी चीज़ों को ना बोलना है। और अगर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर करते हो और वेली चीज़ों को हाँ बोलने लगते हो, है ना, किसी ने बोला चलो यार घूम के आते हैं, हाँ चलो, किसी ने बोला यार 2 मिनट का काम है यार मेरा, ये कर ले, वो 2 मिनट के 2 घंटे हो गए, है ना। किसी ने बोला यार मूवी देख के आते हैं, आपने बोला हाँ यार चलो यार, वो तो बेस्ट फ्रेंड है, उसको ना कैसे बोल सकता हूँ। किसी ने बोला ये कर ले, वो कर ले। बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव नो टाइम, यू हैव नो एनर्जी, और आपकी जो लिस्ट है वो तो वैसे की वैसी पड़ी है। सो आई थिंक इफ़ यू रियली लव योर सेल्फ, if you really respect yourself, and if you are really serious about your life, then ना बोलना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। ये जो सुपर विटामिन एन हो गया या सबके पास होना चाहिए। आजकल एक और चीज़ बहुत ट्रेंड में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर कोई इसी की बात करता है, लेकिन क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं है। तो इसको अगर आप सिंपल चीज़ में बताना चाहो कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता कैसे और काम कैसे करता है ये? सार्थक, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत ही मिस्टिफाई किया गया है। मतलब आप समझ लो कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कौन बात करता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की? अगर आप अपने दादा को, नाना को, नानी को, उनको पूछो कि आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, वो बोले क्या बात कर रहा है, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो कुछ चीज़ें जो है वो बनाई जाती है,
कुछ चीज़ें जो है उसका एक प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जाता है। जैसे true. स्पेशली आप देखो वो जो सीक्रेट वाली एक बुक आई थी, हाँ, है ना, हाँ, ये हाँ, मूवी भी आई थी, उसके बाद ये एक पीक हुआ है जहाँ पे लोग मैनिफेस्टेशन की बात करने लगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने लगे, ये सारी चीज़ें सीक्रेट्स खुल गए वो। सीक्रेट सी इट्स मोर लाइक अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन द मार्केट, क्योंकि लोगों को मिस्टिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जी। जहाँ पे पूरी क्लैरिटी ना हो, लेकिन चुटकी बजाई मेरा घर रेडी हो गया, है ना, मैंने आंख बंद करके कुछ फील किया इमोशन से और मैंने एफर्मेशन में बोलते गया और दूसरे ही दिन मैंने देखा वाह मेरे लाइफ में तो चेंजेस आने लगे। मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे वो लोग पड़ते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे वो पड़ते हैं जिनको ईजी मनी चाहिए, ईजी लाइफ चाहिए, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अभी समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ठीक है। सो अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम लेबल निकाल दें जी, सो बेसिकली दीज आर सम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट इट्स बेसिकली क्रिएशन। इफ यू कैन क्रिएट समथिंग स्मॉल यू कैन क्रिएट समथिंग बिग, okay? If you can achieve something small you can achieve something big. If you can manufacture something small you can manufacture something big. It's as simple as that. फंडामेंटल सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल मुझे ऐसा लगता है इस थियोरी का ये है कि आपके पास इमेंस क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपका मन जो है वो 5 चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है, सो आप कुछ क्रिएट कर ही नहीं पाओगे, मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे, अचीव कर ही नहीं पाओगे। सो क्लैरिटी कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, मुझे ये प्रोडक्ट सोर्स करना है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ये बैंक बैलेंस चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। क्लैरिटी, अच्छा क्लैरिटी है या नहीं कैसे पता करें? आंख बंद करो, अगर आप उसको देख सकते हो इसका मतलब आपके पास क्लैरिटी है। अगर आप 5 सेंसेस से उसको फील कर सकते हो इसका मतलब आपके पास क्लैरिटी है, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, दैट इज़ नॉट क्लैरिटी। अगर आप ये बोलते हो मेरा बड़ा घर होना चाहिए, दैट इज़ नॉट क्लैरिटी। अगर आप ये बोलते हो कि मेरी अच्छी जॉब होनी चाहिए, दैट इज़ नॉट क्लैरिटी, दैट इज़ वेगनेस, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट इज़ क्लैरिटी। सेकेंड एलिमेंट जो है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या है? बिलीफ कहाँ? 2 चीज़ों के प्रति बिलीफ। पहली चीज़ तो ये कि ऐसा हो सकता है जी, ये पॉसिबल है, ये वाली बिलीफ होनी चाहिए। और दूसरी बिलीफ ये होनी चाहिए कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, है ना। अगर आप ये सोचोगे कि यार मुझे ये चाहिए लेकिन सबके साथ थोड़ी ऐसा हो सकता है, सबको थोड़ी ये मिल सकता है ना, वो तो लकी फ्यू, चोजन फ्यू हैं उनके, तो फिर ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि देन इट इज़ यू अगेंस्ट यू, देयर इज़ अ फ्रिक्शन। क्योंकि एक जगह आप चाहते हो लेकिन दूसरी जगह आपकी एक बिलीफ है कि ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है, सो इट्स अ फ्रिक्शन, ठीक है। सो बिलीफ की यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत है और सबके लिए बहुत है जी। तो अगर इसको मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये बिलीफ इन द सुप्रीम, ठीक है। और दूसरी बिलीफ है बिलीफ इन यू, कि मैं ये कर सकता हूँ। कई बार लोग ये कहते हैं ना कि यार मेरे बस की बात नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यार टेक्निकल चीज़ें प्लीज़ यार मेरी बस की बात, अच्छा ड्राइविंग नहीं मेरे बस की बात, अच्छा बिजनेस चालू करना नहीं ये मेरे बस की बात नहीं। सो बिलीफ इन द सुप्रीम एंड बिलीफ इन योर सेल्फ, ये ज़रूरी। तीसरी चीज़ है बहुत ज़रूरी, वो है अपने आप से ये सवाल पूछना, सार्थक, डू आई डिज़र्व दिस? और ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। व्हाट डज दिस मीन? मैं ये डिज़र्व करता भी हूँ या नहीं? जैसे चाहते तो हम बहुत कुछ हैं जी, है ना। एक प्यून जो है वो भी सीईओ बनना चाहता है ना, लेकिन एक प्यून, मुझे आप बताओ सादा, ये प्यून जो है वो रोज़ अपने डायरी में लिखता है कि आई एम द सीईओ, आई हैव बिकम द सीईओ, आई हैव बिकम द सीईओ। वो रोज़ विजुअलाइजेशन भी करता है कि आई हैव बिकम द सीईओ, आई हैव बिकम द सीईओ। वो रोज़ एफर्मेशंस भी करता है, ठीक है। वो रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग भी करता है, क्या ये सीईओ
बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सवाल ये है, डू यू डिजर्व द पोजीशन ऑफ द CEO? You don't deserve right now. Right now. Okay. Can you deserve it? Yes, you can. When you build the right mindset, when you build the right competencies, when you have the right experiences, when you have the right skill sets, when you build all this, automatically आप अपने आप को पुश कर लोगे वहाँ तक। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ही ना हमारे, अगर हम जो स्टडी भी कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो नीचे से आदमी ऊपर उड़ गया है, राइट? व्हेन ही बिकम्स डिजर्विंग। सी यू नो, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है उसको बहुत ही क्लियर कर देगा। थिंक ऑफ यूनिवर्स एज योर पेरेंट। ओके, समझो जैसे यू हैव 2 चिल्ड्रन। मान लो सार्थक कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। वो छोटा ना समझ है अभी, बड़ा जो है वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा ये चीज़ है। अगर आपको एक नाइफ पड़ी है वहाँ पे, आपको वो नाइफ चाहिए और आप अभी उठ नहीं सकते यहाँ से, आप किसको बोलोगे कि वो नाइफ ज़रा देना मुझे? छोटे वाले को बोलोगे या बड़े को? बड़े वाले को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बड़ा जो है ना, उसको मैं कुछ बोलूँगा तो वो समझ लेगा और अच्छे से मुझे ध्यान रख के मुझे देगा। छोटा वाला तो अपने आप को कहीं चोट पहुंचा देगा या मुझे चोट पहुंचा देगा, है ना? दैट बड़ा वाला वो डिजर्विंग है फॉर दैट कमांड, ठीक है? सो ओनली व्हेन यू आर डिजर्विंग, दैट्स व्हेन द यूनिवर्स पेरेंट गिव्स यू दैट, बिकॉज अल्टीमेटली इट केयर्स फॉर यू। अगर आपको दे दिया, अगर आप उसको संभाल नहीं पाए तो यू विल एंड अप हार्मिंग योरसेल्फ। सो बी डिजर्विंग इनफ, वो चीज़ है। ये थर्ड। नेक्स्ट जो है, हैविंग अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आपको कुछ क्रिएट करना है, आपके पास प्लान है क्या? विदाउट प्लान यू आर डायरेक्शनलेस, राइट? और प्लान भी कैसा? माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए, और उसमें टाइम लगता है, उसमें मेहनत लगती है माइक्रो प्लानिंग करने में। द लास्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन या क्रिएशन, जो भी आप बोल दो इसको, इज टेकिंग एक्शन। आप ये सारी चीज़ें कर लो लेकिन आप बैठे हो तो थोड़ी ना कुछ होगा जी। आपको you will have to step out of your comfort zone. You will मेहनत कर, there is no shortcut to success. No shortcut to success, right? There is no magic pill. So मेहनत करोगे तो चीज़ें होंगी। अभी आप इसको मैनिफेस्टेशन बोल दो या आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज रिक्वायर्ड। तो फिर आप उन लोगों को क्या बोलोगे जो किसी चीज़ के पीछे काफ़ी साल से लगे हुए हैं लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, मेहनत कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हो आप? फॉर एग्जांपल्स, इंडियन हमारे घरों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए। हाँ, कई बच्चे लगे हुए हैं 4-5 साल से, 6 साल से, सुबह उठ के मेहनत से शाम बिल्कुल बिंदास, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो क्या वहाँ क्या कमी हो रही है फिर उनके साथ, आपके हिसाब से? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डीप रूटेड एक सेल्फ बिलीफ की कमी है। अच्छा, मेहनत की कमी नहीं है। हम देखते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, मतलब रात को सोते नहीं हैं, कितना सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चलो ऐसा भी है कि फैमिली भी सपोर्ट करती है, रिसोर्सेज भी हैं उनके पास, है ना, उनके पास रेफरेंस मटेरियल भी है, उनके पास कोचिंग भी है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं there is an internal disbelief or there is some kind of fear which is not allowing them to take that leap. It is like you working against you. इसीलिए सेल्फ हीलिंग की भी बहुत बात करी जाती है कि कुछ भी अगर आपको अचीव करना है उसके पहले आप अपने आप को खाली करो। आप इतना प्रेशर, आप इतना स्ट्रेस, आप इतना सेल्फ डाउट, ये सब लेके यू कैन नॉट रन बिकॉज दिस इज द लोड। डज दैट मेक सेंस? कुछ भरने के लिए अपना कप कुछ तो खाली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कितना ही आप ओवरफ्लो करते रहोगे। एक और बड़ा मज़ेदार सवाल है, नार्सिज्म क्या होता है? कैसे पहचाने कि भाई ये बंदा या बंदी नार्सिस्ट है? सार्थक, ये देखो, जैसे
नार्सिसिज्म अगर हम बात करें, ये एक बिहेवियरल ट्रेट है। आप अगर किसी को भी जाके पूछो कि यार तू नार्सिसिस्ट है क्या, तो टॉक्सिक है क्या, वो थोड़ी सामने से बोलेगा हाँ मैं नार्सिसिस्ट हूँ, है ना। दिस इज़ अ बिहेवियरल ट्रेट। तो इसको पहचाने कैसे? सबसे पहली चीज़, जो नार्सिसिस्ट होते हैं जी वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब दुनिया जो है ना मेरे चारों तरफ घूम रही है जी कि मैं ही शो का निर्माता हूँ, जी मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। जी। मेरे लिए रूल्स अलग सार्थक, तुम्हारे लिए रूल्स अलग, ठीक है। मेरे साथ ये हो रहा है तो ये तो नाइंसाफ़ी है, तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ ठीक है, ऐसी ही तो दुनिया चलती है ना। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं जी वो आपको बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। वो जो कैमिलियन होता है ना, जैसे रंग बदलता है वैसे नार्सिसिस्ट भी रंग बदलते हैं। जी वो स्टोरी टेलर्स होते हैं। सो आपको कुछ स्टोरी बताएंगे और दूसरे को और कुछ स्टोरी बताएंगे और बीच में अपना फ़ायदा करके निकल जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है उनमें। ग्रैंडियोसिटी का मतलब कि एंटाइटल्ड बिहेवियर होता है। तो वो चाहते हैं कि लोग उनको रिस्पेक्ट करें, वो चाहते हैं कि लोग उनको सलाम ठोके, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं देते सामने वाले को, वो लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और एक चीज़, मैनिपुलेशन, ये उनमें भर भर के होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप गौर से नोटिस करो जी तो यू विल बी एबल टू स्पॉट द नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा अपने से सेल्फ लव की बात कर रहा है कि नहीं मुझको ये काम करना है, मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा हेयर कट दिखना है, सोसाइटी में अच्छा तरीके से चलना है, तो ये भी कहीं ना कहीं बिहेवियर मैच करता है। बहुत स्लाइट फ़र्क है। हाँ मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो ये नहीं देखेगा कि दूसरे का क्या हो रहा है इस प्रोसेस में। जैसे मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये करने में दूसरे किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको थोड़ी सी गिल्ट होगी, उसको थोड़ा सा एक दुखेगा, चुभेगा कि अगर मैं ये करूँगा ना तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ये जो बंदा है वो अपने वेज को थोड़ा सा ऑल्टर कर लेगा। ठीक है, चलो तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, एक विन विन सिचुएशन देखते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट है वो विन विन नहीं देखेगा। वो अगर गलत भी कर लेगा ना, उसके बाद भी उसको पछतावा नहीं है, उसको कोई गिल्ट नहीं है, उसको कोई रिग्रेट नहीं है। शायद दिखा देगा गिल्ट, शायद दिखा देगा रिग्रेट, क्योंकि एक्टर है ना। सो वो इजीली आ जाएगा, लेकिन देयर इज नो फीलिंग्स। इसी का एक और भाई की बात करते हैं, टॉक्सिक लोग। ठीक है, टॉक्सिक लोग और टॉक्सिक कल्चर, इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए? देखो, हम टॉक्सिक लोगों की बात करें और टॉक्सिक कल्चर की बात करें, सो सबसे पहले हम कैसे जाने कि दिस इज टॉक्सिक और नॉट। आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाओ अपने तरफ, ठीक है, बी अ लिटिल सेंसिटिव। सो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाउ डू आई फील व्हेन आई मीट दिस पर्सन, हाउ डू आई फील इन दिस पर्सन्स कंपनी। मैं जब इससे बात करता हूँ तो मुझे एनर्जेटिक फील होता है, या मैं जब इससे बात करता हूँ मुझे ड्रेनिंग फील होता है ना। अच्छा, मुझे जब पता है कि मुझे कल इससे मिलना है तो वो सुन के मुझे खुशी होती है, या आप ऐसा अरे यार इससे मिलना है, वो वाला दुख होता है। सो इससे पता चल जाएगा कि ये टॉक्सिक है, ये ड्रेनिंग है, या ये एम्पावरिंग है। वैसे ही बात हो गई ऑफिस की, कि मुझे ऑफिस के ना मतलब सुन के या जान के कि अरे कल जाना है, कल ये करना है, वो करना है, मुझे खुशी हो रही है, एम आई फीलिंग एक्साइटेड अबाउट इट, और डू आई फील ड्रेन्ड। सो इससे आप पता कर सकते हो कि वो टॉक्सिक चीज़ है, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक कल्चर है या नहीं। तो इसी में अब हम लोगों की बात कर ही रहे हैं, तो हम एक दूसरे को टॉन्ट क्यों मारते हैं? क्या मिलता है हमें टॉन्ट मारने से, एक दूसरे को नीचे दिखाने से? बहुत बार यहाँ तो रिश्ते में हो गए, कलीग्स हो गए, ऑफिस में हो गए, भाई बहन हो गए। व्हाट इज दिस ह्यूमन बिहेवियर कि भाई टॉन्ट मारना किसी को, और इसी के साथ में काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होते हैं। सार्थक, आपने कभी भी
एक सक्सेसफुल इंसान को टॉन्ट मारते हुए नहीं देखा होगा। जेन्युइनली जो सक्सेसफुल है ना, जेन्युइनली जो ग्राउंडेड है, जिसने अपने जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें अचीव करी है, वो कभी भी दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, वो कभी भी किसी को नीचे खींचेगा नहीं। इनफैक्ट वो एक ब्रिज बनेगा, वो एक जरिया बनेगा उसको ऊपर उठाने में, क्योंकि उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ट्रू। वो अपने आप में संतुष्ट है ना। इनफैक्ट उसको खुशी होगी कि तुम भी बढ़ो। लेकिन टॉन्ट कौन मारता है? जो जेलस होता है, जिसको ये पता है कि वो मेरे से ज़्यादा तेज़ भाग रहा है और मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। तो अंदर से एक घृणा होती है, अंदर से एक डिस्टर्बेंस होता है, अंदर से एक गुस्सा आ रहा है, अपनी लाइफ पे गुस्सा आ रहा है, अपनी परिस्थिति पे गुस्सा, अपनी स्थिति पे गुस्सा आ रहा है, अपनी इनकेपेबिलिटी पे गुस्सा आ रहा है, और उस गुस्से में उसके मुंह से कुछ निकल जाता है, जहाँ पे वो उसको आप टॉन्ट बोल लो, उसको आप क्रिटिसिज्म बोल लो, उसको आप कुछ भी बोल लो, तो वो एक इनस्टेबल एनवायरनमेंट की पैदाइश है। उसका जो टॉन्ट है वो एक इंटरनल इनकेपेबल एनवायरनमेंट की वो पैदाइश है जो उसने वो बोल दिया उस मोमेंट में। कई लोगों को टॉन्ट मारने के बाद रियलाइज भी होता है और उसके बारे में बुरा भी लगता है, और कई लोगों को ऐसा लगता है मैंने क्या गलत किया। सो ये फ़र्क है कि कौन कितना सेल्फ अवेयर है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। इट इज़ देयर ओन इंटरनल failures, unhappiness, pain. Taunt also comes from pain. If you are struggling, suffering, so वहाँ से आपके अंदर से वो वही निकले, जो अंदर है वही निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पेरेंटिंग का भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है? पेरेंटिंग का आई वुड से इनडायरेक्टली कहीं हो सकता है, बट आई वुड से हमें खुद का यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं इतना बिटर क्यों हूँ, वाई एम आई सो बिटर। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर एक इंसान को ये लगता है कि मैं जब दूसरे का भला देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है या दुख होता है, सिंपल सी चीज़। मैं तो ये बोलूँगा कि ये टेस्ट हम सबको करना चाहिए, है ना। दिस इज़ पर्सनालिटी टेस्ट, दिस इज़ योर इंटरनल पीस टेस्ट। ये टेस्ट करो, आप ये पूछो अपने आप से, मैं जब किसी का घर देखता हूँ, अच्छा बंगला देखता हूँ, अच्छी गाड़ी देखता हूँ, मुझे जब ये पता चलता है अरे उसका प्रमोशन हुआ, या अरे उसकी शादी हुई, अरे उसका पार्टनर देखो कितना अच्छा है, तो ये सब जान के मुझे खुशी होती है या मुझे दुख होता है ना। या फिर मैं ये बोलने लगता हूँ अरे वो तो है ही ऐसा ना, तो उसको ये, ऐसा ही होना, तो मुझे क्या हो रहा है जी। या अगर मैं देखता हूँ कि किसी को कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ है या किसी ने गाड़ी ली, तो मेरे मन में ये सवाल आएगा, अच्छा कुछ तो लफड़ा किया, कुछ तो लोचा किया है यहाँ पे, ना 2 नंबर का होगा पैसा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि नहीं सच में मेहनत करी है उसने। सही बात है। तो इसी में चलो हम पेरेंटिंग की बात कर ही रहे थे, मैंने पूछा था, तो मैं एक और सवाल पूछता हूँ पेरेंट्स पे, कि पेरेंट्स का रिलेशन बच्चे पे कितना इम्पैक्ट डालता है, उसके फेलियर्स, सक्सेस, सब कुछ कैसे आप देखते हो इस चीज़ को? बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर एक जो पेरेंट है वो सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, और उसने वो जो पेरेंट है, मदर है या फादर है, जो भी है, उन्होंने अपने लाइफ के इवेंट्स को कैसे प्रोसेस किया, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर एक पेरेंट है जिन्होंने काफ़ी फेलियर्स देखे अपने लाइफ में, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, हर एक उतार और हर एक चढ़ाव को उन्होंने कैसे प्रोसेस किया, कि फेलियर हुआ तो व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट, या हाउ डिड आई बिकम बेटर फ्रॉम दैट फेलियर, है ना। और जब बहुत बुरा हाल था मेरा, जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो लोग मुझसे कैसे बिहेव कर रहे थे, और तभी मैंने लोगों से कैसे बिहेव किया, तभी ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसके वजह से मैंने अपना कॉन्फिडेंस रीगेन किया, किस चीज़ों ने मुझे पुश किया, किस चीज़ों ने मुझे ग्रो किया, किस चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपने कैसे प्रोसेस करी है, क्योंकि यही तो लेसन्स आप दोगे अपने बच्चे को, है ना। जैसे अगर एक पेरेंट है जो काफ़ी बार फेल हुए हैं अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी में, लेकिन फिर वहाँ से उठे हैं, तो
ये पॉजिटिव प्रोसेस अगर किया है तो वो अपने बच्चे को ये बोलेंगे ना, जाकर बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एक बार फेल होगा, उसमें से सीखेगा, थोड़े से पैसे बर्बाद होंगे लेकिन तू सीखेगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई पेरेंट है जिसने फेल होने के बाद उसको प्रोसेस ही अच्छी तरीके से नहीं किया, वो तो ये बोलेगा नहीं भैया बिजनेस मत करना, तू जॉब ले ले, वहाँ पे एटलीस्ट देखो सैलरी तो आ जाएगी। बिजनेस में मैं भी फेल हुआ था, मेरे भी पैसे बहुत गए थे, तू बिजनेस मत करना। करेक्ट। सो यस, बहुत फ़र्क पड़ता है पेरेंटिंग का बच्चों में। एक और बड़ा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, जब से ये हम बच्चों के हाथ में फ़ोन आया ना, तो हम सब सेल्फ डॉक्टर्स बन चुके हैं। हम कुछ भी होता है अपने साथ में गूगल करो और फिर पता करो। हम बात कर रहे हैं ADHD की। हाँ, ये हमने बहुत सुना है, आजकल चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड बन चुका है। इसका सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहो कि भाई ये होता कैसे है, और उन लोगों के लिए कि भाई तुम लोग सेल्फ डायग्नोज मत करो। बहुत लोग इसको गलत लेके और गलत डायरेक्शन में हीलिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि उनको अभी था ही नहीं। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही सार्थक। इनफैक्ट नॉट जस्ट अबाउट ADHD, लेकिन कोई भी कंडीशन प्लीज सेल्फ डायग्नोस मत करो। आप अपने आप को सेल्फ अवेयर करो, सेल्फ डायग्नोस मत करो। सेल्फ अवेयर का मतलब ये है कि आप कुछ ऑनलाइन टेस्ट ले लो, बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल है, आप सिम्टम्स पढ़ लो, अपने आप को चेक करो, उसके हिसाब से देख लो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग टू यू। सो वहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है। उसके बाद जो प्रो डायग्नोसिस है, यू गो टू एन एक्सपर्ट, यू टेक दोस टेस्ट एंड लेट द एक्सपर्ट गिव अ डिसीजन कि ये है या नहीं है। सो ADHD की अगर हम बात करें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक ऐसा मेंटल स्टेट है जहाँ पे बहुत सारा दिक्कत आपको फेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फोकस नहीं कर पाते एक चीज़ पे। जैसे आप अगर एक चीज़ कर रहे हो, सो उसी चीज़ पे आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए यू आर नॉट एबल टू फोकस, फिर मन में और कुछ चल रहा है या आपको और कुछ दिख जाता है तो फिर आप उसमें लग जाते हो। सो फोकस इज अ प्रॉब्लम। नंबर 2, फॉर पीपल विथ ADHD, दे आर नॉट गुड प्लानर्स। वो प्लान नहीं कर सकते चीज़ें, वो ऐसे प्लान करने लगते हैं तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे लग जाते हैं थोड़े टाइम के लिए कि चलो फिर उनको याद आता है अरे मैंने गैस पे तो कुछ चढ़ाया था, अच्छा मैं वो देख के आती हूँ, मैं वो देख के आता हूँ, फिर अरे मुझे उसको कॉल कर। सो इट इज़ ऑल हैफाजार्ड, मतलब वो एक स्ट्रीम लाइन प्रोसेस नहीं होता। ADHD जो हैं जिनको है, एक और एक पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक होती है उनके लिए, नाउ और नेवर। मतलब अगर मैंने अभी काम कर लिया ना तो हो जाएगा, वरना कभी नहीं होगा, सो अभी करवा लो। सो एक ये है। सो दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो ADHD जिनको है उनको रेस्ट करना, स्लीप भी डिस्टर्ब्ड होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिनको भी अगर ADHD है, सबसे पहली चीज़, यूज़ प्रोसेसेस, स्ट्रैटेजीज लाइक जर्नलिंग, प्लानर्स, जो आपको एक स्थिरता प्रदान करे, आपके मन को स्थिरता प्रदान करे। जैसे कि मुझे अगर काम करना है, एक लिस्ट बना लो, तो लिस्ट से क्या होगा, आपका जो मन है ना, योर माइंड विल बी एबल टू बी ऑन दोस टास्क्स। मुझे ये करना है, ये करना है, और इस लिस्ट को आप कहीं पे लगा लो, वॉल पे। ठीक है, आजकल बहुत सारी अमेजोन पे वो चेकलिस्ट मिलती भी है जिसको आप रब करके वापस रीयूजेबल, सो यू कैन यूज़ दैट। एंड हर रात को मैं तो ये बोलूँगा, सोने से पहले आप लिस्ट बना लो, फ्रिज पे लगा दो, कैबिनेट पे लगा दो, कहीं पे भी, ऑफिस में लगा लो, ताकि सुबह जो है आपको पता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो इससे एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस आपकी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि डूम स्क्रोलिंग, माइंडलेस स्क्रोलिंग मत करो, क्योंकि जिनको भी ADHD है, स्क्रोलिंग डजंट हेल्प देम। वो उनको और रेस्टलेस बनाता है, वो उनको वो अंदर की मन की शांति प्रदान ही नहीं करता। सो एंगेज मोर विथ फिजिकल एक्टिविटी। जैसे आपने बोर्ड गेम्स खेल लिए अगर आपको करना ही है, या आपने ऑनलाइन मैगजीन पढ़ने के बदले फिजिकल मैगजीन फ्लिप करके आपने पढ़ ली, सो दैट विल गिव यू मोर एंकरिंग। गो आउट, गो फॉर अ वॉक,
नेचर में टाइम ज़्यादा स्पेंड करो। और उसकी बहुत सारी थेरेपीज़ भी है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की हम बात करते हैं। सो जर्नलिंग, वो कॉग्निटिव CBT आप जर्नलिंग के थ्रू भी कर सकते हो, जिससे सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ क्वेश्चनिंग हो गई। क्योंकि होता है इसमें ये है सार्थक कि ADHD में देर आर सर्टन ब्रेन लेवल चेंजेस दैट हैपन, जो आपके जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से जो न्यूरल कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट चेंजेस। सो reversing this is, I would say, it's difficult. I would say it's impossible. This is not what I'm saying, but this is what research says. इसीलिए इस कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हो। और मैनेज कैसे करें? मेडिकेशन के थ्रू भी मैनेज हो सकता है। नॉट जस्ट मेडिकेशन के साथ साथ लाइफ चेंज भी आपको लाइफ स्टाइल चेंज आपको करनी होगी। आपके अप्रोचेस को चेंज करना होगा। स्लीप, ADHD अगर आपको है, स्लीप आपको बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि स्लीप से आपका ब्रेन रिकवर भी अच्छा होता है, तो वो करना है। और स्क्रोलिंग, इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करो। सो दिस इज हाउ इट कैन हेल्प। जैसे रोज़ के रूटीन में लोग कहते हैं कि भाई हम ढेर सारे लोगों से डील करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, कोई आपकी एनर्जी ले गया, कोई आप में दे गया, सब चीज़ें हैं। तो ऐसे आप अपने माइंड को कैसे रिफ्रेश करें? सार्थक, मैं तो ये बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को डोंट ओवरडू इट, है ना। और बीच बीच में यू कीप ऑन टेकिंग ब्रेक्स। जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर का एक प्रोफेशन देख लो, बैक टू बैक सर्जरीज होती है, और दैट टू उसमें पूरा आपका इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट है ना। ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट मैकेनिकल, इट्स मोर इंटेलेक्चुअल। जैसे एक प्रोफेसर हो गए, या कोई भी ऐसा ले लो जहाँ पे अगर एक फ्लाइट उड़ा रहे हैं, ठीक है, सो वहाँ पे that person is constantly looking at the numbers, checking the data वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो रहा है। सो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आप कोचेस को ले लो, थेरेपिस्ट को ले लो, दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू पीपल। कभी पॉजिटिव चीज़ें बात हो रही है, कभी एक्सट्रीम नेगेटिव चीज़ें बात हो रही है। सो ऑफकोर्स एनर्जी रब्स ऑफ, राइट। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेज इज एट रेगुलर इंटरवल्स you keep on taking breaks so that you don't get exhausted. One of the things that really helps me is I work in a process called as MPB. ये process मैंने create किया था मेरे community members के लिए। So MPB क्या है? Mini productivity bursts, मैं इसको बोलता हूँ, mini productivity bursts. So ये जो burst है, it changes, it differs from person to person based on how attentive you can be at one given point of time. जैसे सार्थक, आप बोलोगे कि अगर मैं कोई एक चीज़ करने बैठता हूँ तो मैं उस चीज़ पे पूरी तरह से फोकस कर सकता हूँ for 15 minutes, for 20 minutes. मैं बोलूँगा आई कैन फोकस फॉर मे बी लेट्स से 10 minutes और 12 minutes. कोई और बोलेगा मैं आधे घंटे तक कर सकता हूँ, उसके बाद आई स्टार्ट बिकमिंग रेस्टलेस। सो यू डिसाइड व्हाट इज एन दैट बर्स्ट फॉर यू, राइट। अगर 10 मिनट के लिए आपने काम कर लिया फुल फोकस के साथ, 15 मिनट के लिए कर लिया, आधे घंटे के लिए कर लिया, उसके बाद यू टेक अ ब्रेक, और उस ब्रेक में यू इंटीग्रेट द पावर ऑफ 3 M's: मूव, मीट, मेडिटेट। ठीक है। सो एक जो फर्स्ट ब्रेक आपने ले ली, उसमें आपने थोड़ा सा चल लिया, जस्ट मूव, पुट योर बॉडी इनटू मूवमेंट, स्टेयर्स ऊपर नीचे कर लिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, जस्ट मूव फ्रॉम वन रूम टू द अदर, पुट योर बॉडी, मूव योर एनर्जी। फिर वापस आप एक बर्स्ट में आ गए, आपने पूरी तरह से काम कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक आपने ले लिया, उसमें यू मीट। It can be meeting your family members in case you're working from home. It can be meeting your colleagues for that matter. It can be meeting people virtually. आप अपने WhatsApp चेक कर लो, email चेक कर लो, वगैरह वगैरह। So you meet. फिर वापस आप एक बस में चले जाओ। फिर उसके बाद the third break that you take, उसमें you meditate. So you can just practice breath awareness, mindfulness, meditation, जो आपको सही लगे। So इससे क्या होगा? At regular intervals, you are releasing the pressure. So if you keep on releasing the pressure, then you will not feel exhausted. If you keep on recharging yourself at regular intervals, then you will not feel exhausted. आप कैसे रिचार्ज करते हो अपने आप को? This is my strategy.
ये चीज़ आप खुद ही करते हो अपने लिए? Yes. Oh, lovely. So this is the reason I shared this, because this is working for me, and not just me, it is working for so many of my mentees as well. वो क्या करते हैं, मैंने उनको कहा है कि do your 2 minutes to calm. ठीक है, so हर 2 या 3 घंटे के बाद they do a 2 minutes to calm. So 2 minutes to calm is wherein you just focus on your breath. You either practice 5:8. We have so many other breathing practices. मैं यही कहता हूँ कि एक बार ये प्रैक्टिस कर लो, एक बार ये प्रैक्टिस कर लो, एक बार कोई गाना सुन लो, एक बार जस्ट गो आउट एंड टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स. दिस हेल्प्स, एंड स्पेशली इन द मॉर्निंग आई वुड से टेक सनलाइट. सनलाइट इज़ वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ. और आजकल सनलाइट कहाँ हमें नसीब होती है ना, क्योंकि सुबह ही चले जाते हो आप आपके केबिन में, रूम में, और फिर आर्टिफिशियल लाइट्स. सो यस. अभी हमने बैक से बात किया था, आपने बताया EFT के बारे में, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. या ये क्या है, किसका नाम है, कैसे काम करती है? सो EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो है, ये एक एंशियंट चाइनीज़ मेडिसिन में आता है ये. सो ये कौन से विज्ञान पे आधारित है? बेसिकली ये एनर्जी साइंस में आता है. तो जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स हैं जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, राइट? आर्टरीज है, वेन्स हैं. वो हो रहा है किस में? ये स्थूल शरीर में. इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, विच इज़ फिजिकल बॉडी. जैसे स्थूल शरीर है ना, वैसे हमारे बहुत सारे सूक्ष्म शरीर भी. सो जैसे प्राणमय को, ये अन्नमय कोश बोलते हैं इसको, फिर प्राणमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है, फिर ज्ञानमय कोश है. ये सारे सूक्ष्म शरीर हैं. सो अगर हम स्पिरिचुअल साइंस की भी अगर बात करें, अगर हम एनर्जी मेडिसिन की बात करें, सो उसको कहते हैं मेरिडियंस. देयर आर मेनी मेरिडियंस विच आर रनिंग थ्रू आवर बॉडी, जिसके थ्रू एनर्जी संचालित होती है. जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा संचालित होती है. सो वो किस फ्लो में जा रही है, किस ईज से ट्रैवल कर रही है, कहीं पे ब्लॉकेजेस है क्या? क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एंटैंगल्ड एनर्जी, है ना? एवरीथिंग इज़ एनर्जी. जी. अगर हम फिजिक्स की बात करें, सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हम बात करें, विच इज़ एटम, है ना? एटम को आप ब्रेक डाउन करोगे, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. व्हाट आर दीज आर एनर्जी पार्टिकल्स. सो एवरीथिंग इज़ एनर्जी. सो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ नॉट इन योर एनर्जी, है ना? वो गांठ बन चुकी है. सो अगर आप समझ लो हाईवे है और वहाँ पे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, सो पूरा चक्का जाम. तो वैसे ही जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, ये सारे चक्का जाम हो चुके हैं आपके मेरिडियंस में. ठीक है. सो EFT क्या बोलती है? EFT ये जो टेक्निक है वो टैपिंग है. It is called as tapping, energy freedom technique, which is done by tapping. So there are certain points in our body which are also the acupressure points. आप उन acupressure points पे आप tap करते हो while you are connected with your emotions. Okay. So you are again going into those emotions, feeling it, experiencing it, and you keep on tapping. जैसे ये एक point है tapping का, ठीक है? उसके बाद on your eyebrows ये point है, साइड ऑफ योर आइज ये पॉइंट है, अंडर योर आइज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. उसके बाद ये पॉइंट है, अंडर योर आर्मपिट्स ये वाला पॉइंट. सो आप ये टैप करते जाओ. सो वो टेक्निक ये कहती है कि जैसे आप ये टैप करते हो, यू आर हेल्पिंग द एनर्जी टू फ्लो इन अ बेटर वे. सो जैसे एनर्जी फ्लो होती है, जैसे वो पुलिस आ गई और सबको हटाया, चलो चलो साइड में चलो, साइड में चलो, तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक क्लियर हो जाता है. सो वैसे ही एक बार एनर्जी क्लियर होने लगी, सो आपके इमोशंस चेंज होने लगे, आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगी, आपका दिमाग अच्छे से चलने लगा, एंड देन यू हैव मेंटल क्लैरिटी. वाओ सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर. हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बात कर ली, माइंडसेट से लेके, एनर्जी से लेके, ऑरा से लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके, और अब नार्सिज्म से लेके, और अब आई एम श्योर अब जो पब्लिक देखेगी अब चैन से सो पाएगी. हमने नींद की भी बात करी है, आशा करते हैं. हाँ. सो मज़ा आ गया सर, आपने टाइम निकाला, और आई एम श्योर पब्लिक
जो भी देखेगी इसको कुछ ना कुछ घर लेके जाएगी। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और आई एम श्योर मेरी एनर्जी से भी आपने Thank कुछ हमेशा एक पॉजिटिव एक और हम क्रिएट करेंगे आगे Yes. चल के भी। और फिर मिलेंगे सर एक बार, श्योर दोबारा बैठेंगे Sure. और चीज़ों पे बात करेंगे। श्योर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सार्थक, आप जो ये कर रहे हो आप इसको करते रहो। दिस इज़ एन अमेजिंग इनिशिएटिव। जी सर। मैं दिल से चाहता हूँ कि दिस बिकम्स सुपर सक्सेसफुल, थैंक यू सो मच ग्रोइंग विद इन, जी। not just within, even outside, in all the directions. You grow and Ji. keep on spreading this message to as many people as possible. थैंक यू सो God मच bless सर, you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you.